हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स अब आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और नई चीज़ लेकर आया है, वो है बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आपको मिल रहे हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। अब सभी सब्जेक्ट्स के लिए हमने बना तो दिया, लेकिन अब आपकी हम और ज़्यादा मदद करना चाहते थे ताकि आपको पढ़ाई में और भी परेशानी ना हो। तो इसलिए हमने इसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अब कैटेगरी कैसी? देखिए, जब हम क्या कहते हैं कोई भी चैप्टर नया शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। तो एक बुक हमारी जो हो जाएगी जिसमें हमारे सारे ही चैप्टर्स के डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेंगे, तो वो रहेगी हमारी थ्योरी बुक। फिर उसके बाद हम सॉल्यूशंस करते हैं, यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन करते हैं, तो एक बुक हमारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो गई। इसी तरीके से अब जैसे हम यहाँ पर हम सैम्पल पेपर करा रहे हैं, तो एक बुक हमारी क्या हो जाएगी, सैम्पल पेपर सॉल्यूशन बुक, और एक हो जाएगी हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक्स। कैसे हो गई देखिए, यहाँ पर आपके लिए हम लेकर आए हैं। देखिए, सैम्पल पेपर सॉल्यूशन बुक है हिंदी की, फिर उसके बाद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, फिर इधर है एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक। तो इसी तरीके से हर कैटेगरी की बुक आपके लिए रेडी है। अब आता है कि ये बुक आपको मिलेगी कैसे। तो इसको प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास एक लिंक दिया गया है। इस लिंक को क्लिक करिए। क्लिक करने पर उसमें आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करके सबमिट करिए। हमारा एक टीम मेंबर आपसे जल्द ही इस बुक्स के रिगार्डिंग बात करेगा। तो ये बुक्स भी प्राप्त कर सकते हैं आप आसानी से। तो चलिए आते हैं आज के वीडियो पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का वीडियो है हमारा कक्षा 12वीं यानी कि क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव का जो है आज हम लेकर आए हैं मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर सोल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर नंबर 4। तो अभी तक हमने 3 पेपर कर लिए हैं, तो प्रैक्टिस हमारी काफ़ी अच्छी होती चल रही है। तो अब इसी फ्लो को हमें बनाए रखना है टिल द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। जब तक हमारे एग्ज़ाम नहीं आ जाते तब तक हमें थोड़े थोड़े ड्यूरेशन में, जैसे हम आपके लिए ये पेपर लेके आ रहे हैं, वैसे इनको आप करते रहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। क्यों? क्योंकि एक तो आपका रिवीजन होता चल रहा है, लगभग अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं तो रिवीजन भी हो रहा है। दूसरा, आप पैटर्न से हैबिचुअल हो रहे हैं। जो भी पैटर्न आपका एग्ज़ाम का है वो आपको उसी पैटर्न में हमने सैम्पल पेपर दिए हैं, तो उससे आप काफ़ी हद तक परिचित होते जा रहे हैं। फिर आता है कि जितना हम प्रैक्टिस करते हैं हमारी स्पीड बढ़ती है, हमारी मिस्टेक्स कम होती हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस करने से हमेशा फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पेपर नंबर 4 की प्रैक्टिस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है निर्देश कुछ। सबसे पहले 3 घंटे हैं हमारे पास, हमें पता है। पूर्णांक हमारा 80 मार्क्स का है। बाकी आपका विषय हिंदी ऐच्छिक है, ये चीज़ें हमें पता ही हैं। अब हम आते हैं, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड दिए गए हैं, आ और बा। कुल 14 प्रश्न हैं। कितने हैं? 14 क्वेश्चंस दिए गए हैं। खंड आ में 48 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो खंड आ में आपके पास 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आपको सिर्फ 40 करने हैं। वो आपको अंदर इंटरनल ऑप्शंस दिए गए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप करेंगे। फिर एक खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, आंतरिक विकल्प ही हैं। खंड बा में आपका टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि पूरा डिटेल में आपको आंसर देना है, और हर प्रश्न के साथ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हर क्वेश्चन के साथ आप ऑप्शन पढ़ते जाइएगा। फिर आते हैं, निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन करिए। सारे ही आपको पढ़ने हैं, पालन करने हैं। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, यानी कि टोटल जो ये 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, इन सभी के उत्तर आपको देने हैं, लेकिन साथ ही साथ क्रमशः देने हैं। क्रमशः का मतलब है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर पूरा 14 तक आप सीक्वेंस में सबके आंसर्स देंगे। ये नहीं कि आपने 14 पहले कर लिया, फिर 10 कर लिया, फिर 5 कर लिया, ऐसे नहीं करेंगे। आपको सीक्वेंस में सारे उत्तर देने हैं। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है हमारा खंड आ का पहला प्रश्न, जिसमें एक अपठित गद्यांश दिया गया है। इस अपठित गद्यांश को हम ध्यान से पूरे पढ़ेंगे और फिर इस पर पूछे गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 10 मार्क्स का। ये देखिए, हमारे पास 10 मार्क्स का ये पूरा जो है प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। गद्यांश का शॉर्ट फॉर्मूला सिर्फ एक यही है। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपको पढ़ने समझने का तरीका उतना अच्छा होता जाएगा, क्योंकि ये गद्यांश साहित्य में कहीं से भी दिए जा सकते हैं। आप चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका ये नहीं होगा कि ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत हद तक चीज़ों को सीखते जाएंगे। तो कोई भी गद्यांश आ जाएगा, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए यहाँ क्या है, प्रकृति ईश्वर की देन है। प्रकृति और मनुष्य आदिकाल से ही एक दूसरे पर आश्रित रहे हैं। प्रकृति ने ही मनुष्य को संरक्षण प्रदान किया है। वह प्रकृति की सुरमय गोद में पला है, बढ़ा और इसी पर आश्रित हो गया। आदिकाल से ही मनुष्य के जीवन में वन अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं, परंतु ज्यों ज्यों सभ्यता का विकास हुआ त्यों त्यों मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं एवं सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए इसका दोहन करने पर बल दिया। यानी कि जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास होता गया, हमने क्या किया, वनों का काटना और उनसे चीज़ों को लेना ग्रहण करना बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। वनों की लगातार कटाई होती गई, जिससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ती ही जा रही है। प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने की दिशा में मनुष्य पिछले 200-300 वर्षों से ज़्यादा इतना अधिक आगे बढ़ चुका है कि अब उसके पीछे हटना असंभव सा लगता है। जिस गति से हम विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ते जा रहे हैं, उसमें कोई बड़ी कमी करना व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता। मतलब हमने जितना बिगाड़ लिया है, अब उसको सुधारना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्थाएं और दैनिक आवश्यकताएं उस गति के साथ जुड़ चुकी है। मतलब हम जितना दोहन कर रहे हैं, हमारी बाकी जितनी आर्थिक और राजनीतिक प्रगति, जितना सब कुछ है, सब उसी दोहन से जुड़ चुका है। क्या हमें ज्ञात नहीं कि जिसे हम अपना आहार समझ रहे हैं, वह वस्तुतः हमारा दैनिक विष है, जो सामूहिक आत्महत्या की दिशा में हमें ले जा रहा है। मतलब हम जिसको सोच रहे हैं कि हमारा खाना है, हम लेते जा रहे हैं, लेकिन वो लिए धीरे धीरे हमारे लिए एक जहर है। क्यों? क्योंकि ये हमें धीरे धीरे कहाँ ले जा रहा है, सामूहिक आत्महत्या की तरफ। अर्थात हम प्रकृति का दोहन करेंगे तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा और आपदाएं आएंगी तो समूह में लोग मरेंगे। तो इसलिए हम जो कार्य कर रहे हैं वो क्या है, वो है सामूहिक आत्महत्या की ओर हमें लेकर जा रहा है। जंगलों को ही ले, यह एक प्रत्यक्ष सत्य है कि विभिन्न देशों की वन संपत्ति अत्यंत तीव्र गति से क्षीण होती जा रही है। भारत के विभिन्न प्रदेशों, विशेषकर पूर्वोत्तर के राज्यों उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर आदि के जंगल भारी संख्या में काटे जा रहे हैं। यह अच्छी तरह जानते हुए कि जंगलों को काटने का अर्थ होगा भूमि को आरक्षित करना, बाढ़ों को बढ़ावा देना और मौसम के बदलाव में सहायक होना। आदिकाल में ही मनुष्य ने वनों की महत्ता को जान लिया था। संपूर्ण प्राचीन भारतीय कला, साहित्य, संस्कृति में पर्यावरण के प्रति विशद दृष्टिकोण मिलता है। मतलब हम आप कहीं पे भी आप उठा लीजिए, हमारे साहित्य में, इतिहास में ये हमको देखने को मिलता है कि हमारे पूर्वजों ने बताया है कि वन संपदा कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। पंचतंत्र, जातक कथाएं, पौराणिक साहित्य आदि पर्यावरण और मानव के संबंध में गंभीर ज्ञान के सागर हैं। परंतु आज वनों को जो क्षति पहुंचाई जा रही है, उसको रोकने के लिए सरकार और समाज में जागृति लाने की आवश्यकता है। हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम वन संरक्षण और पर्यावरण के महत्व को समझें और इनके संरक्षण में अपना सहयोग दें। तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम ये जितना दोहन कर रहे हैं इसको हम रोकें, समझें कि ये वन हमारे भविष्य के लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो मानव जीवन जो है वो संकट में, मानव का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, सभ्यता के विकास के साथ साथ मानवीय आवश्यकताओं और भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने क्या किया है, क्या कर रहा है? वो भौतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग कर रहा है, जंगलों के संरक्षण में अमूल्य सहयोग दे रहा है, प्राकृतिक सुख सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहा है, प्राकृतिक संपदा का नियंत्रित उपयोग कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है इसके लिए? वो कर रहा है प्राकृतिक सुख सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहा है। जो हमको सुख सुविधाएं प्रकृति की तरफ मिली हैं, हम उनका बुरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रकृति और मनुष्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब बताना है। प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे पर आश्रित रहे हैं। प्रकृति मनुष्य की गोद में पली है, मनुष्य प्रकृति पर ही आश्रित है। प्रकृति ने मनुष्य को संरक्षण प्रदान किया है। तो सही इसका जो है वो का, प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे पर आश्रित रहे, मतलब डिपेंड रहे हैं। हम प्रकृति पर आश्रित हैं और प्रकृति हम पे आश्रित है, क्योंकि हम दोनों को ही एक दूसरे से बहुत कुछ लेने और देने को मिलता है। लेकिन हमने क्या किया है, हम प्रकृति से ज़्यादा लेने लगे हैं पर देते नहीं हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दैनिक विष क्या है जो हमें सामूहिक आत्महत्या की दिशा में ले जा रहा है?
प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ना, प्रकृति से प्राप्त होने वाला आहार, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अर्थव्यवस्था संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। तो क्या है दैनिक विष बताया गया, वो है प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ना। अगर हम प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, सामूहिक आत्महत्या की तरफ। नेक्स्ट है, वनों की निरंतर कटाई करने के परिणाम स्वरूप कौन सी समस्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या वृद्धि, जंगलों की आग, पर्यावरण प्रदूषण की, या वनों के रख रखाव की। तो यहाँ पर वनों की निरंतर कटाई करने के परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषण की संकट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रदूषण चारों तरफ बढ़ रहा है। जो भाई वन रहते थे, ज़्यादा वन थे, तो इस प्रदूषण को सोख लिया करते थे, लेकिन अब जब वन कम हो गए, प्रदूषण ज़्यादा हो गया है, तो अब वो सोख नहीं पा रहे हैं और प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रस्तुत गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है, प्रकृति पर आश्रित मनुष्य पर, प्रकृति के संतुलन पर, वन संरक्षण की आवश्यकताओं पर, या पर्यावरण के महत्व पर। तो ये पूरा गद्यांश जो है वो आधारित है वन संरक्षण की आवश्यकताओं पर, कि हमें वन संरक्षण क्यों करना चाहिए, कैसे हम कर सकते हैं। आदिकाल से पर्यावरण के प्रति हमारा कैसा दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है, संकुचित, स्वार्थी, विशद या निस्वार्थपूर्ण। तो सही क्या है, वो है विशद। नेक्स्ट आ रहे हैं हम, वन क्षरण को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। जो वन क्षरण, जो वन इतने कम हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वन क्षरण के लाभों से लोगों को अवगत कराना है, वन संरक्षण के प्रति समाज में जागरूकता लाना है, वन संबंधित विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करना है, या ये सभी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो है वो है खा, वन संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है, तभी वन क्षरण रुक सकता है। प्रस्तुत गद्यांश में हमारा परम कर्तव्य किसे माना गया है, किसको माना गया, पर्यावरण के महत्व को नकारना, सीमित मात्रा में वनों का कटाव करना, वन संरक्षण में सहयोग देना, आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनों का कटाव करना। तो सही जो है वो है हमारा वन संरक्षण में सहयोग देना, ये हमारा परम कर्तव्य है। जंगलों को काटने का क्या परिणाम होगा, अगर जंगल बहुत तादाद में काट दिए जाएं तो इनका क्या परिणाम होगा। बाढ़ों को बढ़ावा मिलेगा, मौसम के बदलाव में सहायक होना होगा, भूमि को आरक्षित करना होगा, जो है आरक्षित करना होगा, या ये सभी। तो यहाँ पर अगर हम वनों को काटते हैं तो हमें ये सभी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये सभी हैं। पर्यावरण और मानव के संबंध में पर्याप्त जानकारी किससे मिलती है हमें, पौराणिक साहित्य, पंचतंत्र, जातक, कथाएं, या ये सभी। तो गद्यांश के हिसाब से हमें इन सभी से पर्यावरण और मानव के संबंध में पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो हम क्या लगाएंगे, ये सभी। चलिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 खत्म हो गया। अब आते हैं 2 पे, जहाँ पर हमारे पास 2 अपठित गद्यांश दिए गए, पद्यांश दिए गए हैं। इन दोनों पद्यांशों में से हमें एक पद्यांश को करना है। तो देखिए, ये रहेगा हमारा 8 मार्क्स का, यानी कि एक काव्यांश में हमसे 8 प्रश्न पूछे गए हैं। तो कोई एक हम यहाँ पर करेंगे। देखिए क्या है, काव्यांश पहला है, खिड़की से झांकती 2 आंखें उदास, ऐसे में कोई आ जाए जो पास, 20 प्रतीक्षाओं का जूठन है, दर्द में दबाया ये भारी मन है, एक गंध जूठे की रूठी 100 बार, पलकों में छाया सावन घन है, सावन का खारा जल मिटे नहीं प्यास, खिड़की से झांकती 2 आंखें उदास, सेज के सुमन सारे सूखे हैं, गीतों के बोल कंठ रूखे हैं, काटी ना जाए सौगंध भरी रात, बिस्तर के सिकन राम भूखे हैं, कब तक रहेगा इस घर में वनवास, खिड़की से झांकती 2 आंखें उदास, नैनों के कोर भरे दिन हैं, कंगन ये खनकाए बिन है, यादों की गांठ बंधे और कितने हैं, गिनने में लगते कितने दिन हैं, आंचल में मनुआ का कितना उपहास है, खिड़की से झांकती 2 आंखें उदास है। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक यहाँ पर विरह हो रहा है, विरह का वर्णन किया जा रहा है, किस तरीके से प्रिय से प्रीतम उदास है, तो कैसे उसकी प्रतीक्षा के लिए वो उदास भरी आंखों से खिड़की से झांक रही है और उसकी क्या मन स्थिति है, ये इस हमने काव्यांश में पढ़ा। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए क्या है, खिड़की से झांकती आंखें कैसी हैं, सुंदर, उदास, छोटी या बड़ी। तो कैसी बताई गई है, वो है उदास।
नेक्स्ट है काव्यांश के अनुसार आंखें क्या पाना चाहती हैं? प्रिय का साथ, सुख सुविधाएं, जल या धन। तो क्या पाना चाहती हैं? वो है प्रिय का साथ। काव्यांश में किस प्रकार का भाव व्यक्त हुआ है? अभावों का, विरह का, वर्षा की कमी का या मिलन का। तो किसका वर्णन है? वो है विरह वर्णन। क्यों? प्रिय से प्रियतम बिछड़े हुए हैं और विरह बता रहे हैं कि जब हम एक दूसरे से अलग होते हैं तो किस तरह की तड़प यहाँ पर वर्णित की गई है। सावन के पानी से प्यास ना बुझने का क्या कारण बताया गया? सावन के पानी से प्यास नहीं बुझ रही, इसका कारण क्या बताया गया है? पानी कम होना, पानी अधिक शीतल होना, पानी खारा होना, पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना होना। तो अब जब प्रिय प्रीतम से बिछड़ा हुआ है तो सावन जो प्रेम का मौसम माना जाता है, उसकी जो बारिश है, अब उस कंडीशन में वो क्या पानी, मीठे पानी की जगह खारा पानी बरसा रहा है। तो यहाँ पर उसकी प्यास इसलिए नहीं बुझ रही क्योंकि उसके प्रियतम पास नहीं है, इसलिए उन्होंने सावन के पानी को कैसा बता दिया है? खारा बता दिया है। इसीलिए जो है उस सावन के पानी से उनकी प्यास नहीं बुझ रही है। कवि के द्वारा कैसी रात काटना दूभर हो रहा है? किस तरीके से रात काटना दूभना हो रहा है? फूलों भरी, सौगंध भरी, उत्साह भरी या गीतों भरी। तो रात है कैसी? वो है सौगंध भरी। अब देखिए हम यहाँ बताते हैं, सौगंध भरी रात का तात्पर्य ये होता है कि जहाँ पर हम लोग साथ रहने की हम लोगों ने सौगंध खाई थी कि हम हमेशा साथ रहेंगे और रातें खास तौर से बिताएंगे साथ में, लेकिन आज क्या है? साथ नहीं है। तो उस कंडीशन में वो सौगंध भरी रातें जो हैं अब काटना दूभर हो रहा है क्योंकि अब उस रात में आप नहीं हैं। सावन का जल कैसा बताया गया है? वो है खारा जल बताया गया है। खिड़की से झांकती आंखें किसकी प्रतीक्षा कर रही हैं? प्रिय की, जल की, फूलों की या धन की। तो किसकी प्रतीक्षा है? वो है प्रिय की। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने किसके दर्द में दबे होने की बात कही है? आंखों के, मन के, हृदय के या कंठ के। तो कौन दबा है दर्द के नीचे? वो है मन। मन दर्द के नीचे दबा हुआ है। तो यहाँ पहला काव्यांश खत्म हुआ। अब हम आते हैं दूसरे काव्यांश पे। ऋषि मुनियों, साधु संतों को नमन, उन्हें मेरा अभिनंदन, जिनके तप से पूत हुई है भारत देश की स्वर्णिम माटी, जिसके श्रम से चली आ रही है युग युग से अविरल परिपाटी, जिनके संयम से शोभित है जन जन के माथे पर चंदन, कठिन आत्म मंथन के हित जो असी धारा पर चलते हैं, पर प्रकाश हित पिघल पिघल कर मोक्ष दीप सा जलते हैं, जिनके उपदेशों को सुनकर सवर जाएं जन जन का जीवन, सत्य अहिंसा जिसके भूषण करुणामय है जिसकी वाणी, जिनके चरणों में है पावन भारत की यह अमिट कहानी, उनके ही आशीष शुभेच्छा पाने को करता पदवंदन। तो यहाँ पर क्या बताया गया? ऋषि मुनियों के बारे में बखान किया गया है कि देखिए हम भी क्या ऋषि मुनियों के पैरों को लगते हैं ना, उनकी आशीर्वाद, उनकी शुभेच्छा पाने को लिए। तो यहाँ पर ऋषि मुनियों की जो के बारे में बताया गया है कि पुराने समय से ही उनके तप से, उनके अच्छे कार्यों की वजह से ये धरती जो है इतनी अच्छी बनी हुई है। हमें जो है इतनी अच्छा सब कुछ मिला है, ये उन्हीं के तप के कारण हुआ है। तो हमने काव्यांश पढ़ा, अब उस पर आधारित हमारे पास प्रश्न है। क्या है देखिए, ऋषि मुनि साधु संत नमन करने योग्य क्यों हैं? क्यों हम उनको नमन करते हैं? धार्मिक विश्वास के कारण, तप, श्रम और संयम का आदर्श प्रस्तुत करने के कारण, उच्च शिक्षा का पालन करने के कारण, देश में धर्म संस्कृति का प्रचार करने के कारण। तो यहाँ पर हम ऋषि मुनि साधु संत को नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके तप, श्रम और संयम का आदर्श प्रस्तुत करने के कारण, क्योंकि उन्होंने अपना आदर्श प्रस्तुत किया, इसलिए हम उनको नमन करते हैं। ऋषि मुनि अपनी किन विशेषताओं के कारण वंदनीय हैं? सत्य, अहिंसा, मधुर वाणी और ये सभी। तो हम यहाँ पर बोलेंगे क्या? ये सभी के कारण वो जो हैं वंदनीय हैं, हम उनकी वंदना करते हैं, हम उनके चरण स्पर्श करते हैं ना, तो वो चीज़। मोम दीप सा जलते हैं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये तो आप देख का हो गया, मोम दीप सा जलता है। मोम जो है यानी कि वो जो वैक्स होता है वो कैसा जल रहा है? दीप के समान जल रहा है। तो जहाँ पर हम समानता दिखाते हैं वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होता है? वो होता है उपमा अलंकार। तो यहाँ पर देखिए सा लगा हुआ है, ये भी हम पहचान सकते हैं कि ये भी उपमा अलंकार की पहचान है। और दूसरा यहाँ पर मोम को दीप के समान जलते बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा।
असी धरा पर चलते हैं पंक्ति से क्या आश्रय है? क्या असी धारा पर चलते हैं, क्या मतलब है इसका? लोक हित में स्वयं कष्ट झेलना, युद्ध के लिए तैयार रहना, तलवार को सदैव अपने पास रखना, हथियारों की धार पर चलना। तो यहाँ पर असी धारा पर चलते हैं का तात्पर्य है लोक हित में स्वयं कष्ट झेलना, यानी कि जो ऋषि मुनि हैं वो दूसरों का कल्याण करने के लिए स्वयं कष्ट में झेलते रहते हैं। तो देखिए ऋषि मुनि कितने कठिन परिदृश्य उसमें रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो उसी वेशभूषा में रहते हैं, कितनी लंबी लंबी पैदल पैदल यात्राएं किया करते हैं। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं क्या, वो दूसरों के यानी कि के हित के लिए, यानी कि लोक हित के लिए वो खुद कष्ट सहते हैं। जन जन का जीवन कैसे संवर जाता है, मतलब क्या है इसका? उच्च आचरण द्वारा कैसे सभी लोगों का जीवन कैसे सुधरता है? उच्च आचरण के द्वारा, ऋषि मुनियों के उपदेश को सुनकर सुधरता है, सत्य और अहिंसा को अपनाकर, दूसरों के आशीर्वाद द्वारा। तो यहाँ पर जो सही है वो क्या है? ऋषि मुनियों के उपदेशों को सुनकर सभी लोगों के जीवन सुधर जाते हैं। भारत भूमि किनके चरणों से पावन है? भारत भूमि किनके चरणों से पावन है? ऋषि मुनि और साधु संतों के, देशवासियों के, सैनिकों के या दुश्मनों के? तो सही क्या है हमारा? भारत भूमि जो है वो ऋषि मुनियों और साधु संतों के चरणों से पावन है, क्योंकि उनके चरण यहाँ पड़े हैं, इसलिए ये धरती वाकई में पवित्र हो गई है। ऋषि मुनियों ने किसके समान जलकर भारत देश को स्वर्णिम जैसा बनाया है? ऋषि मुनियों ने किसके समान जलकर भारत देश को स्वर्णिम बनाया है? अग्नि के समान जलकर, सूर्य के समान जलकर, मोम के दीपक के समान जलकर, विद्युत के समान जलकर। तो किसके समान जलकर बनाया है? वो है मोम के दीपक के समान जलकर जो है इस भारत देश को स्वर्णिम जैसा, यानी कि सोने के समान बनाया है। किसके संयम से जन जन के माथे पर चंदन सुशोभित हो रहा है? वीर जवानों के, ऋषि मुनियों के, मनुष्य के या नेताओं के? तो ये संयम किसका है? संयम है ऋषि मुनियों के कारण ही जन जन के माथे पर चंदन सुशोभित हो रहा है। तो यहाँ चंदन सुशोभित होने का तात्पर्य है कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा सुख को प्राप्त कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर हमारा दूसरा काव्यांश खत्म हो गया। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। अब हमारे पास जो यहाँ पर आया है वो है हमारी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम से 5 प्रश्न हमारे सामने यहाँ रखे गए हैं, पांचों हमें करने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, पत्रकार की बैसाखियां किन्हें कहा जाता है? क्या है? सत्यता, संतुलन, निष्पक्षता या ये सभी? तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये सभी जो है पत्रकार की बैसाखियां होती हैं, इन्हीं के सहारे जो है पत्रकार कार्य करता है। कोई भी खबर जो लाता है जब तक वो सत्य है, संतुलन के साथ है और निष्पक्ष रहती है, तभी वो खबर जो है वो लोगों द्वारा पढ़ी जाती है। भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला? मतलब प्रिंटिंग प्रेस जो है वो सबसे पहले कहां पर खुला था? वो था गोवा में खुला था। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी समाचार समिति कौन सी है? सबसे बड़ी समाचार समिति कौन है? पीटीआई, यूएनआई, पीटीआई या इनमें से कोई नहीं? तो सही क्या है? वो है हमारी पीटीआई। ठीक है, ये हमारी क्या है? एशिया की सबसे बड़ी समाचार समिति है। कौन? ये क्या है? आपका प्रेस ट्रस्ट ऑफ एशिया। ठीक, नेक्स्ट है, आते हैं, कहानी में पात्रों का चरित्र चित्रण करने के लिए पात्रों के गुणों का बखान किसके माध्यम से किया जाता है? अब कहानी में जो पात्र होते हैं इनका चरित्र चित्रण हम पात्रों के किन गुणों के कारण, कौन से गुण जो है हमें निकल कर आते हैं? कहानीकार द्वारा, दूसरे पात्रों के संवादों द्वारा या का दोनों या स्वयं पात्र द्वारा? तो क्या होता है, जैसे एक कैरेक्टर है उसके बारे में हमें बताना है कि उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, तो हम कैसे बताएंगे? या तो कहानीकार कुछ लाइनों को लिख देगा, उससे उस पात्र के बारे में पता चल जाएगा, या कोई दूसरा कैरेक्टर है वो अपने संवादों के माध्यम से उसकी बड़ाई करेगा तो हमें पता चल जाएगा। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? का और तो दोनों हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक लिखित रूप में एक आयामी होता है तो उसमें संपूर्णता कब आती है? जब लिखित होता है तो एक आयामी है। कहानी आने का मतलब क्या है? हम उसे सिर्फ पढ़ सकते हैं। तो अब वो संपूर्णता कब प्राप्त करेगा?
कब प्राप्त करता है? पढ़ने के बाद, देखने के बाद, मंचन के बाद, या ये सभी। तो हम जब वो संपूर्णता कब प्राप्त करेगा? जब ये सभी हो जाएंगे। पहले हम उनको पढ़ेंगे, उनका मंचन होगा, हम उनको देखेंगे, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से संपूर्ण हो जाएगा। तो ये सभी ही होगा। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। क्या दिया है? निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब हमारे पास में हमारी बुक जो है उसका काव्य खंड, ठीक है, काव्य खंड में से हमारे सामने यहाँ पर आया है। यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पे ध्यान रखिएगा। इस काव्य खंड के से जो काव्यांश आया है उस पे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और 6 में उत्तर देने, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। तो देखिए क्या है। पुलकी शरीर सभा बैठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कभय मोर मुनिनाथ निबारा, ए हिते अधिकही ई मैं काहा, मैं जानू निज नाथ सुबाहु, अपराधी पर कोऊ न काहू, मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत सुनिश ना कभऊ देखी, शिशुपन ते परिहे रहु ना संगु, कभऊ नकीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीत जे जोही, हरेहु खेलत जितवही मोही, महु स्नेह संकोच बस मन सुख, कहीं न बैन दर्शन तृप्ति न आज लगी, प्रेम प्यारे न। तो यहाँ पर भरत जी जो हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से मैं बचपन से ही श्री राम का बहुत प्रिय रहा हूँ। और यहाँ पर ये इन्होंने ये भी बताया कि वो किसी अपराधी पर जो है क्रोध नहीं करते हैं, और बचपन से ही जब भी मैं कोई खेल हारता था तो वो मुझे जिता दिया करते थे। तो यहाँ पर एक तरीके से भरत जी ने जो है वो श्री राम जी की बहुत ही अच्छे से बड़ाई करी है। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। किसके नेत्रों से स्नेहमय अश्रु बह रहे हैं? सभाजन राम भरत या कैकेयी। तो किसके अश्रु से बह रहे हैं? वो हैं भरत, क्योंकि भरत ही यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, प्रस्तुत काव्यांश में भरत राम के स्वभाव की क्या विशेषता बताई है? बचपन के खेलों में भरत को हराना, निर्दोष व्यक्ति पर क्रोध ना करना, भरत को अपने साथ ना खिलाना, अपराधी व्यक्ति पर भी क्रोध ना करना। तो सही क्या है हमारा कि अपराधी व्यक्ति पर भी वो कभी क्रोध नहीं करते थे। भरत ने श्री राम के सम्मुख अपने किस स्वभाव को कभी प्रदर्शित नहीं किया? इसने भय, लालसा और क्रोध। तो कौन सा स्वभाव है जिसको उन्होंने प्रदर्शित नहीं किया? वो है स्नेह। स्नेह को कभी प्रदर्शित नहीं किया। भरत के अनुसार राम की कृपा व स्नेह विशेष किस पर रहा है? मतलब किस पर उन्होंने सबसे ज्यादा विशेष कृपा रखी है? लक्ष्मण पर, कौशल्या माँ पर, स्वयं भरत पर, या बचपन के खेलों पर? तो वो किसके बारे में बता रहे हैं? स्वयं भरत पर उनकी विशेष कृपा रही है। प्रस्तुत पद में किसका वर्णन किया गया है? किस चीज के बारे में बताया जा रहा है? राम सीता विवाह, वनवास की घटनाओं का, राम के स्वभाव का, या भरत राम के प्रेम का? तो यहाँ पर किसका वर्णन किया जा रहा है? वो है भरत और राम के प्रेम का वर्णन किया जा रहा है। बचपन में राम किसको हारा हुआ खेल जिता दिया करते थे? किसको जिताते थे? वो थे भरत। भरत को जिता दिया करते थे। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 5 पे। यहाँ पर क्या दिया है? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या आ रहा है? अब हमारी बुक अंतरा के जो है वो गद्य खंड का यहाँ पर गद्यांश प्रस्तुत किया गया। किसी भी पार्ट में से एक गद्यांश प्रस्तुत है, अब उसे हमें पढ़ना है और उस पर आधारित 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये हमारा कितना है? 6 मार्क्स का है। पहले पढ़ते हैं। यह समूचा दृश्य इतना साफ और सजीव है, अपनी स्वच्छ मांसलता में इतना संपूर्ण और शाश्वत है कि एक क्षण के लिए विश्वास नहीं होता कि आने वाले वर्षों में सब कुछ मटियामेट हो जाएगा। झोपड़ी, खेत, ढोर, आम के पेड़ सब एक गंदी आधुनिक औद्योगिक कॉलोनी की ईंटों के नीचे दब जाएगा, और ये हंसती मुस्कुराती औरतें भोपाल, जबलपुर या बैरन की सड़कों पर पत्थर कूटती दिखाई देंगी। शायद कुछ वर्षों तक इनकी स्मृति में अपने गांव की तस्वीर एक स्वप्न की तरह धुंधलाती रहेगी, किंतु धूल में लौटते उनके बच्चों को तो कभी मालूम भी नहीं होगा कि बहुत पहले उनके पुरखों का गांव था जहां पर आम झरा करते थे। तो किस तरीके से अमझर गांव में जब औद्योगिकरण की बात हमारी लेखक ने सुनी तो वहां पर उसको देखकर वो बहुत ही चिंतित हो गए। चैप्टर है जहां कोई वापसी नहीं से। तो चलिए अब देखते हैं इस पर प्रश्न।
यह समूचा दृश्य इतना साफ और सजीव है। पंक्ति में लेखक ने किस दृश्य की बात करी, कौन से दृश्य के बारे में वो बात कर रहे हैं? प्रातःकालीन दृश्य, अमझर गांव का दृश्य, सायंकालीन दृश्य या रात्रिकालीन दृश्य? तो ये दृश्य उन्होंने कहाँ देखा है? अमझर गांव में। तो ये बात हो रही है अमझर गांव के दृश्य की। धान की रोपाई करती महिलाओं को देखकर लेखक की क्या प्रतिक्रिया होती है? जब धान की रोपाई करती जो महिलाएं हैं उनको देखकर लेखक क्या सोचते हैं? लेखक उन्हें देखकर अत्यंत भावुक हो जाता है। लेखक उनसे बातचीत करने लगता है। लेखक उन्हें विस्थापन से परिचित कराता है। लेखक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। तो उसका वो क्या प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं? वो अत्यंत भावुक हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जो आज ये धान की रोपाई कर रहे हैं वो भविष्य में कहीं पर सड़कें बना रही होंगी, ये बात वो सोचने लगते हैं। तो ये उनके इमोशन की ही तो बात निकल के आ रही है। गद्यांश के अनुसार औद्योगिक कॉलोनियों में कौन परिवर्तित हो जाएगा? झोपड़ियां, खेत खलियान, आम के पेड़ या ये सभी? तो यहाँ पर जब भाई औद्योगिकरण होगा तो क्या होगा? ये सभी जो है वो औद्योगिक कॉलोनियों में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ये आम की मतलब जितना भी ग्रामीण परिदृश्य है वो सब समाप्त हो जाएगा। हंसती मुस्कुराती हुई औरतें सड़कों पर पत्थर कूटती हुई क्यों दिखाई देंगी? गरीबी के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, बेरोजगारी के कारण या विस्थापन के कारण? तो इसका कारण क्या रहेगा? विस्थापन, अर्थात औद्योगिकरण के कारण ये गांव से यहां से हटा दी जाएंगी और जो है कहीं सड़कें कूट रही होंगी। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किस सत्य को उजागर करने की कोशिश की है? कौन सा सत्य है जो वो हमारे सामने रखना चाह रहे हैं? औद्योगिक कॉलोनियां विकास के लिए आवश्यक है। प्रगति के नाम पर संस्कृति का विनाश किया जा रहा है। नई पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर सतर्क है। गांवों में प्रगति संभव नहीं है। तो यहाँ पर इस गद्यांश के माध्यम से लेखक बताना चाह रहे हैं कि प्रगति के नाम पर संस्कृति का विनाश किया जा रहा है। भाई हम औद्योगिकरण कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? प्रगति के नाम पर कर रहे हैं, लेकिन इससे हमारी संस्कृति यानी कि हमारे गांव जो हैं वो नष्ट हो रहे हैं। अमझर गांव की औरतें कहां पर पत्थर कूटती दिखाई देंगी? भोपाल की सड़कों पर, जबलपुर की सड़कों पर, बैरन की सड़कों पर या उपरोक्त सभी? तो यहां पर उन्होंने इन सभी जगहों का नाम लिया है, तो हम क्या देंगे? उपरोक्त सभी। चलिए ये कोई प्रश्न खत्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब हमारे पास में हमारी पूरक पुस्तिका यानी कि अंतराल से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कितने प्रश्न? यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं और 5 के हमें उत्तर देने हैं। क्या है देखिए, पहला, भैरव और सुभागी का सूरदास से क्या संबंध था? भैरव और सुभागी सूरदास के क्या थे? भाई बहन, पुत्र पुत्रवधू, पड़ोसी या माता पिता? तो क्या थे वो तो पड़ोसी थे। सूरदास द्वारा पोटली में जोड़कर रखे गए रुपए से क्या करने की योजना बनाई थी? सूरदास ने क्या करने की योजना बनाई थी? पितरों का पिंडदान करने की, अपने पुत्र मिठुआ का विवाह करने की, अपने नाम लेवा का उद्धार करने की या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर क्या था? उसने ये सभी करने का प्लानिंग की हुई थी उन पैसों से। जगदर भैरव को क्या सलाह देता है? जगदर भैरव को क्या सलाह दे रहा था? सूरदास पर आरोप न लगाने की, सूरदास के रुपए लौटा देने की, सुभागी को घर ले आने की, मिठाई की दुकान खोलने की। तो जगदर ने भैरव को क्या सलाह दी थी? वो सलाह थी सूरदास के रुपए लौटा देने की, क्योंकि जगदर को ये लग रहा था कि भाई इतना सारा पैसा इसको मिल गया, मुझे नहीं मिला। तो उसने सीधे से दिया कि भाई ये पैसा तुम उसको लौटा दो। नागदा स्टेशन पहुंचने पर मीना जी ने लेखक को क्या जानकारी दी? जब हमारे लेखक नागदा स्टेशन पे पहुंचे तो वहां पर वो क्या मालवा के परिदृश्य को लेकर बड़ा उत्सुक थे, लेकिन मीना जी उनको क्या जानकारी देते हैं? अत्यधिक वर्षा के कारण सोयाबीन की फसलों के नष्ट होने का, गांव में इस साल वर्षा कम होने का, गांव के उजड़ जाने का, अत्यधिक सूखा पड़ने के बाद हुए नुकसान का। तो क्या देते हैं वो सूचना? वो देते हैं कि अत्यधिक वर्षा होने के कारण सोयाबीन की फसलें नष्ट हो गई थी। अब वो इतने सालों बाद हमारे लेखक गाँव पहुंचे थे तो सोच रहे थे वो सोयाबीन की लहलहाती फसलें देखेंगे, लेकिन यहाँ क्या हुआ? अधिक वर्षा हो गई और सारी फसलें नष्ट हो गई थी। मालवा जाते समय लेखक क्या सोचकर प्रसन्न हो रहे थे? गांव पहुंचकर वो अपने माता पिता से मिलेंगे, गांव पहुंचकर ज्वार बाजरे और सोयाबीन की लहलहाती फसलें देखने को मिलेंगी, गांव पहुंचकर वे अपने बचपन के साथियों से मिलेंगे या उपरोक्त सभी? तो क्या सोचकर वो प्रसन्न हो रहे थे? वो कि गांव पहुंचकर ज्वार बाजरा और सोयाबीन की लहलहाती फसलें देखने को मिलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि बारिश ज्यादा हुई और ये सभी फसलें नष्ट हो गई थी।
अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 से हमारे पास हमारे वर्णनात्मक प्रश्न शुरू हो रहे हैं। ठीक है, टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक चीज को हमें डिटेल में आंसर देना है। तो यहाँ पर सब हमारे पास जो 7वां प्रश्न है क्या है, निम्नलिखित दिए गए 3 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है। आप ये पर ध्यान रखिएगा, 120 वर्ड्स का हमें एक रचनात्मक लेख लिखना है। हमारे पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें सिर्फ एक करना है और ये होगा हमारा 5 मार्क्स का। तो देखिए 3 ऑप्शन क्या दिए हैं, व्यायाम का महत्व, यदि मैं अध्यापक होता, आंखों देखी रेल दुर्घटना। इन तीनों में से कोई एक आपको करना है। तो यहाँ पर हम तीनों आपको बता रहे हैं। तो ये आपको हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि आपकी एक प्रैक्टिस होती रहे कि आप इस तरीके के जो लेख आएंगे आप कैसे लिखोगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप आत्मपरक शैली में लिखेंगे। रचनात्मक लेख हमेशा आत्मपरक शैली में लिखा जाता है। तो यहाँ पर अपने आप को शामिल करते हुए मोस्टली लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है क्योंकि 120 वर्ड्स में आपको बाउंड किया गया है। तो पहला हमारे पास में है व्यायाम का महत्व। तो सबसे पहले मिडिल टॉप हेडिंग हम दे देंगे व्यायाम का महत्व, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। देखिए, हमारे जीवन में व्यायाम की बहुत आवश्यकता होती है। नियमित व्यायाम करने से ही व्यक्ति का शरीर स्वस्थ और सुडौल बन सकता है। जो लोग नियमित व्यायाम नहीं करते उनके शरीर में अनेक रोग लग जाते हैं, वे जल्द ही बूढ़े हो जाते हैं, उनमें चुस्ती फुर्ती गायब हो जाती है, उनके जीवन में आलस्य छा जाता है। व्यायाम अनेक प्रकार के होते हैं। तो व्यायाम का महत्व क्या है हमने ये बता दिया। अब क्या है, व्यायाम कैसे होते हैं, सैर करना, योगा, भाग दौड़, टहलना आदि व्यायाम के ही रूप होते हैं। सुबह शाम सैर करनी चाहिए, योगा अभ्यास करना चाहिए, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार आदि नियमित रूप से करने चाहिए। जीवन में व्यायाम के अनेक लाभ हैं। व्यायाम करने से शरीर चुस्त रहता है, व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ और रोग रहित रहता है, शरीर में चुस्ती फुर्ती आ जाती है, आलस्य गायब हो जाता है, चेहरे पर चमक आ जाती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए। नियमित व्यायाम करने से ही अधिक लाभ होता है। इससे रोगों से लड़ने की शक्ति आती है, शरीर का पूर्ण विकास होने लगता है। तो क्या होता है व्यायाम करने से, हमने ये सारी चीजें बता दी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यदि मैं अध्यापक होता, यदि मैं टीचर होता तो मैं क्या करता, ये चीज़ आपको यहाँ लिखनी है। तो देखिए कैसा है, अब जैसे इस तरीके के आते हैं ना तो हमेशा पॉजिटिव वे में आपको लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं अध्यापक बनूंगा तो मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा जी, ये सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव वे में लेकर चलनी होंगी। चलिए देखिए क्या है, संसार में प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ बनना चाहता है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य की इच्छा अलग अलग होती है। मेरे मन की इच्छा है मैं अध्यापक बनूं। यदि मैं एक अध्यापक होता तो अपने समाज के विकास में योगदान देता, सदा शिक्षा क्षेत्र में आई कमियों को दूर करने का प्रयास करता, बच्चों को चहुमुखी विकास में उनका मार्गदर्शन करता। यानी कि अगर मैं होता तो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए मैं क्या क्या कर सकता था, ये सारी चीजें मैं करूंगा। सदा बच्चों की भलाई करता, मैं अपने स्कूल की कमियों को दूर करने का प्रयास करता, छोटी छोटी कमियों को ढूंढकर उन्हें दूर करने का प्रयास करता। मैं पुस्तकालय, विज्ञान, प्रयोगशालाओं, खेल आदि के उत्थान के प्रयास अवश्य करता। मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं और सभी बच्चों को जो है इसमें भाग लेने का मौका मिलता, सब अपनी अपनी प्रतिभाओं को दिखाता। इन सभी चीज़ों के लिए मैं प्रयासरत रहता। खेलों को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को जागरूक बनाता, मतलब हमें खेल सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, हमें खेल भी करने, ये चीज़ भी ध्यान रखना होगा। मैं सदा संपूर्ण शिक्षा स्तर पर भी उत्थान पर बल देता, यानी कि शिक्षा का जो स्तर है उसे भी बढ़ाता। ये नहीं कि जो चला आ रहा है बस चलते रहे, ऐसा नहीं है। हर चीज़ उसमें क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाना है, एक्टिविटीज़ कराना, ये सारी चीज़ें भी मैं उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करता। शिक्षा का स्तर बच्चों के जीवन को विकसित कर सके ऐसे प्रयास करता। मैं एक अध्यापक होने के नाते सदा ईमानदारी, सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्य भावना से अपना कर्म करता। तो ये सारे काम मैं एक अध्यापक होता तो करता। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है आंखों देखी रेल दुर्घटना। आपने अगर कभी रेल दुर्घटना देखी है तो आप उसे यहाँ पर बता सकते हैं। अगर नहीं देखी है तो आपने टीवी में भी देखी होगी, बहुत सारी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं तो उनके बारे में आपने देखा, पढ़ा, सुना होगा। नहीं तो अब आपको यहाँ पर अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग काम करना होगा। देखिए क्या है, आंखों देखी रेल दुर्घटना। मेरे घर के पास से ही पटरी गुजर रही है। प्रतिदिन घर के पास से अनेक गाड़ियां गुजरती हैं। अब मैं गाड़ियों के शोर से अभ्यस्त हो गया हूँ। एक दिन मैं दोपहर के समय खेल कूद में दोस्तों के साथ मस्त था।
साथ ही हम सभी फुटबॉल खेल रहे थे। अचानक देखा कि एक ट्रेन पटरी से उतर गई। इस दुर्घटना से चारों तरफ हाहाकार मच गया। ट्रेन में बैठे यात्री चिल्लाने लगे। पटरी से उतरकर ट्रेन अनेक घरों को तोड़ती रौंदती हुई एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। उसके बाद घटना स्थल पर अनेक लोग जमा हो गए। रेलवे पुलिस के अनेक जवान आ गए। आग बुझाने वाली गाड़ियां आ गई। इस दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मौत हो गई। यह एक भयानक दृश्य था। इस भयानक दृश्य को देखकर मन डर गया। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों की मदद की। फंसे यात्रियों को बाहर निकाला, उन्हें पानी पिलाया, कुछ खाने की वस्तुएं दी। इस भयानक दृश्य को देखकर हर व्यक्ति सहम गया। यात्रियों की लाशें देखकर मुझे सदमा लगा। यह दृश्य मेरे मन में बैठ गया। तो जाहिर सी बात है, ऐसी दुर्घटना देखकर हम खुद ही सहम जाएंगे। तो ये आप इस तरीके से वर्णित कर देंगे। ज़रूरी नहीं घर के पास कहीं और भी अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको भी, आपने अगर देखी है तो लिखिए, नहीं तो अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग भी आप इसे लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने तीनों आपको अच्छे से बता दिया। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। क्या दिया गया है कि इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखने हैं हमें। तो अब यहाँ पर क्या है, हमारी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। 3 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न करने हैं, 60 शब्दों में लिखने हैं। यहाँ पर 3 नंबर का एक प्रश्न हमारे पास में रहेगा। तो पहला प्रश्न है, पत्रकारिता के मूल्यों को स्पष्ट कीजिए। भाई, पत्रकारिता मूलतः किन सारी चीजों पर डिपेंड रहती है, हमको ये बतानी पड़ती है। क्या है? वास्तव में पत्रकारिता एक तरह से दैनिक इतिहास लेखन है जिसके निम्नलिखित मूल्य हैं। क्या मूल्य हैं? पत्रकार को ऐसा कोई समाचार नहीं लिखना चाहिए जिससे किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचे। मतलब कहते हैं ना भाई, हर व्यक्ति का अपना एक पर्सनल क्या कहते हैं टाइम होता है, अपने पर्सनल कुछ लाइफ होती है। ऐसी कुछ चीज़ों को हमें कभी भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा में, उनके मान सम्मान में, या कोई उनकी हम ऐसे सीक्रेट बातें हम लिख दें, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो एक पत्रकार को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पत्रकारिता के कारण समाज में अराजकता नहीं फैलनी चाहिए। ऐसी कोई खबर नहीं लिखनी चाहिए जिससे लड़ाई झगड़े, दंगे, विवाद, धरना, प्रदर्शन शुरू हो जाए। इस तरह का कोई कार्य किसी भी पत्रकार को, कोई खबर ऐसी नहीं छापनी चाहिए। जिस समाचार का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हो उसे प्रकाशित या प्रसारित नहीं करना चाहिए। मतलब आप कोई खबर आपको मिली तो अब उसका जो है, उसके क्या सबूत है, उसकी सच्चाई क्या है, हमेशा उसको जांच परख कर ही हमें करना चाहिए। अगर आपको उसका सबूत नहीं मिलता है कि ये सच है कि झूठ है, तो कभी भी ऐसी खबर को हमें नहीं छापना चाहिए। क्योंकि हम देखिए, अखबारों में, टीवी चैनल्स में जितनी भी खबरें आती हैं, उनके पास हर खबर को देने से पहले उसकी सत्यता वो परख लेते हैं, क्या ये सच है या नहीं है। जब वो सच होती है तभी वो हमें बताते हैं, और अगर उनको कुछ पता नहीं चलता तो उस खबर को कभी बताया नहीं जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खास समाचार लेखन हेतु आवश्यक तथ्यों का उल्लेख कीजिए। समाचार लेखन में क्या तथ्य होते हैं वो हमें उजागर करने हैं। देखिए, समाचार लेखन हेतु निम्न आवश्यक तथ्यों का ध्यान रखा जाना अनिवार्य है। समाचार लिखने से पूर्व उसकी पृष्ठभूमि का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जो हम समाचार लिख रहे हैं उस समाचार का पूरा बैकग्राउंड हमें पता कर लेना चाहिए। कोई भी खबर जैसे छप रही है, आप किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में छाप रहे हैं, किसी के बारे में भी, तो हमें सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है। फिर आते हैं, समाचार प्राप्त होने के बाद से संबंधित अनेक पक्षों एवं तथ्यों को समाहित कर समग्रता के साथ लिखना चाहिए। मतलब जैसे हमें कोई खबर प्राप्त हुई, ठीक है, तो अब उसके अनेक पक्षों को पहले देखना है, वो सही है, गलत है, क्या है। सबके एक खबर को लेकर हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं, तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपको कलेक्ट करने हैं, फिर उनके तथ्य कलेक्ट करने हैं, यानी कि सबूत भी लेना है आपको। जब उसको छापोगे नहीं, खाली उससे काम खत्म नहीं होता, उन खबरों के सबूत भी लेने होते हैं। और फिर उस पर पूरा जब आप सारी सामग्री एकत्र कर लोगे, तब उसके ऊपर अपना एक समाचार लेखन करेंगे आप। इस तरीके से होता है। अब आते हैं समाचार लेखन के 4 सकारों पर ध्यान दीजिए। देखिए, 6 ककार तो होते हैं, वो हमें पता है, यहाँ पर सकार भी होते हैं। सकार क्यों बोला गया है? जैसे ये 4 सकार जो हैं, सत्यता, स्पष्टता, संक्षिप्तता और सुरुचि, यानी कि 4 स होते हैं, इसलिए इनको सकार बोला जाता है। क्या है? सत्यता। समाचार सच्चाई पर आधारित होने चाहिए। कोई भी जो भी आप समाचार छापने जा रहे हैं वो हमेशा सत्यता पर आधारित होना चाहिए, मतलब ट्रुथ होना चाहिए। स्पष्टता, आपको हमेशा अपनी बात को सरल और स्पष्ट शब्दों में लिखना है।
तीसरा संक्षिप्तता, यानी समाचार को अति विस्तार से, मतलब बहुत ज़्यादा आपको लंबा नहीं लिखना, लोग इनके पास इतना समय नहीं है कि इतना लंबा विस्तार से पढ़ सके, वो क्या करते हैं समाचारों को शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं। तो संक्षिप्तता पर ध्यान दीजिए, जो ज़रूरी खबर है उसे छापिए, अननेसेसरी विस्तार से आप बचिए। सुरुचि, समाचार की भाषा, शैली एवं प्रस्तुति रोचक होनी चाहिए। जो भी समाचार आप प्रस्तुत करेंगे उसके शीर्षक से लेकर अंदर तक लिखी गई सारी ही बातों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए, तभी लोग उसको पढ़ेंगे। देखिए, हम हमेशा, आप जैसे आप कोई न्यूज़पेपर उठाओ, अगर इंटरेस्टिंग उसकी हेडलाइन है तो हम सबसे पहले उसको पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। तो क्या होता है, आपको उसकी जो हेडलाइन इंटरेस्टिंग देनी है, अंदर की खबरों को फिर उतना ही इंटरेस्टिंग बनाना है। तो ये दो हो गए। अब तीसरे पे आते हैं, समाचार अनुच्छेदों में विभाजित होना चाहिए। कोई समाचार अगर लंबा है तो उसे, देखिए आप कोई भी समाचार है, सबसे पहले तीन पैराग्राफ्स में वो डिवाइड होता है, तो हमेशा उन्हें अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ के अंदर देना चाहिए, चाहे एक एक दो दो का लाइन का हो, लेकिन अलग अलग अनुच्छेदों में होना चाहिए। अनुच्छेद ना अधिक बड़े होने चाहिए, ना ही अति संक्षिप्त या लघु होने चाहिए, मतलब बहुत ना बड़े ना छोटे, मीडियम साइज के होने चाहिए। एक अनुच्छेद में यथासंभव एक ही आयाम का पक्ष होना चाहिए। एक आयाम, जैसे हमने बोला 6 ककार होते हैं, तो जब हम समाचार लेखन करते हैं तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट 3 ककार होते हैं वो हम पहले पैराग्राफ में ले आते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, यथासंभव आयाम, यानी कि घटना क्या है ये बतानी है, किसके साथ घटित हुई, कौन, मतलब कौन है और क्या है घटना, ये 3 चीजें हम पहले बता देते हैं, है ना। तो एकदम जो भी एक पक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं, एक अनुच्छेद में एक ही पक्ष को हमें प्रस्तुतिकरण करना है। समाचार के शब्दों में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, एक ही शब्द को आप बार बार इस्तेमाल नहीं करेंगे। समाचार की भाषा में समासिकता का गुण विद्यमान होना चाहिए। समासिकता हम क्यों बोलते हैं, हम लंबे लंबे पद्यांशों या वाक्यांशों से अच्छा है कि हम एक ही शब्द में समास बना दें, और तब हम, मतलब बहुत लंबे लंबे वाक्यों से हम यहाँ पर बच जाएंगे। समाचार लेखन में शब्दों का निरर्थक प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करिए जिसका कोई अर्थ नहीं हो, तो हमें ऐसे शब्दावलियों से बचना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता लेखन के लिए किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। अब हम जो कविता लिखते हैं इसके लिए हमें क्या कहते हैं, किस चीज़ का ज्ञान होना आवश्यक है, क्या क्या चीज़ों का ज्ञान होना। तो ये देखिए, कविता लेखन के लिए निम्नलिखित बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए, सबसे पहला है कम शब्दों में अपनी बात कहने की क्षमता, अर्थात कविता में बहुत ही कम शब्दों में सारी बातों को स्पष्ट करने की महारत हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम गद्यांश नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, काव्यांश लिखते हैं। यहाँ पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है जो बहुत ज़्यादा शब्दों के अर्थ को बयां करें, तो क्षमता हमारे अंदर ये होनी चाहिए। तो ये ज़्यादातर प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, हम जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। दूसरा है, समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों की जानकारी होनी चाहिए, अर्थात कविता समय विशेष की उपज होती है, उसका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है, अतः कविता लेखन के लिए आवश्यक है कि किसी समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों की ठीक ठाक उचित जानकारी होनी चाहिए। तो मतलब कोई भी समय एक दौर होता है, जैसे आप यहाँ पर इसको ऐसे समझो, स्वतंत्रता के समय जब कविताएं लिखी गई तो वो उस समय की प्रचलित कविताएं क्या थी, स्वतंत्रता बेस्ड थी, अंग्रेजों के अत्याचार के ऊपर डिपेंड थी। फिर उसके बाद देखिए, अभी रिसेंटली हम लोग का कोरोना काल निकला, तो कोरोना काल में आप देखेंगे बहुत सारे कवियों ने कोरोना के ऊपर कविताएं लिख दी। तो क्या होता है ना, जो समय जो दौर चल रहा होता है, हमें उस समय से परिचित होना चाहिए, तभी हम अच्छी कविताओं का निर्माण कर सकते हैं। फिर आते हैं नवीन दृष्टिकोण। क्या है, कविता लेखन के लिए नवीन दृष्टिकोण का होना अत्यंत आवश्यक है, इसके बिना कविता लेखन संभव नहीं है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है, भाई कविता लेखन बहुत टाइम से चली आ रही है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण रहा, अब आप एक नई पीढ़ी है, तो जब आप कविता लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू होने चाहिए, ना कि जो पिछले कवि रहे हैं आप उन्हीं से प्रभावित हो गए और उन्हीं के विचारों को लेकर आपने नई कविता का निर्माण कर दिया। नहीं, यहाँ पर आपको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है और उस पर आधारित आपको कविताएं करनी है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। अब हमारे पास में क्या है, 60 शब्दों में देने हैं। ये भी हमारा क्या है, अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से लिया गया है। तो यहाँ पर ये रहेगा हमारा 3 मार्क्स का एक प्रश्न रहेगा, 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। दो प्रश्न दिए हैं, दोनों ही हमें करने हैं। पहला दिया हुआ है प्रश्न, देखिए, चरमोत्कर्ष से क्या अभिप्राय है।
कहानी में चरमोत्कर्ष का चित्रण अत्यंत सावधानी पूर्वक क्यों करना चाहिए? चरम उत्कर्ष यानी कि एक कहानी या नाटक जो कुछ भी है, एक पोजीशन ऐसी आती है कि सारी सिचुएशन एकदम अपने चरम पर होती है और उन सब चीज़ों को जानते मतलब देखते देखते हम भी बहुत उत्साहित हो जाते हैं। आप मूवी भी देखते हैं, आप कहानियाँ पढ़ते हैं, नाटक देखते हैं, कोई एक सिचुएशन ऐसी होती है कि हम बहुत ज़्यादा एक पॉइंट पे जाके उत्साहित हो जाते हैं और क्यूरियस हो जाते हैं कि इसके आगे क्या होगा, तो वो सिचुएशन कहलाती है चरमोत्कर्ष। अब इसको लिखते समय हमें क्या सावधानी लिखनी है, ये ध्यान देना है। तो देखिए क्या है, जब कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक कौतूहल यानी जिज्ञासा की पराकाष्ठा पर पहुंच जाए तब उसे कहानी का चरमोत्कर्ष या चरम स्थिति कहते हैं। कथानक के अनुसार कहानी चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती है। कहानी का चरम उत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने और लेखकीय पक्षधर की ओर जाने के लिए प्रेरित करने वाला होना चाहिए। मतलब चरमोत्कर्ष पर जब हम पहुंचते हैं तो कहानी ऐसी होनी चाहिए कि जो दर्शक है या पाठक है वो हमेशा क्या हो, अपना एक व्यू बना ले। अब देखिए कहानी में जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, खास तौर से चलिए आप कहानी छोड़ दीजिए, आप मूवी पर पहुंचिए, हम लोग मूवी देखते हैं। मूवी में क्या होता है, कभी कभी हम ऐसे चरम पे पहुंच जाते हैं कि अब उसके बाद क्या होगा, या तो हीरो मर जाएगा या हीरोइन को बचा लेगा, हीरो को मार देगा, लेकिन एंड में जाकर कुछ और ही हो जाता है, हीरो हीरोइन सब मर जाते हैं और विलेन भी मर जाता है, सब मर जाते हैं एंड में जाके, कभी कभी ऐसा होता है ना। तो यहाँ एक सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर हम अपने नतीजे पर पहुंचने लगते हैं, उसके आगे की कहानी का निर्माण हम करने लगते हैं कि हो सकता है आगे ऐसा हो सकता है आगे ऐसा हो। पाठक को यह भी लगना चाहिए कि उसे स्वतंत्रता दी गई है कि उसने जो निष्कर्ष निकाले हैं वह उसके अपने हैं। अब यहाँ पर अगर हम अपना निष्कर्ष निकालते हैं और वही हो जाता है तो हमें लगता है अरे वाह, हम इतने अच्छे कहानीकार थे कि हमने इसका क्लाइमेक्स तय कर दिया। कहानीकार को कहानी के चरमोत्कर्ष का चित्रण अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए क्योंकि भावों या पात्रों के अतिरिक्त अभिव्यक्ति चरम उत्कर्ष के प्रभाव को कम कर सकता है। तो मतलब क्या है, अगर हमने चरमोत्कर्ष लिखते समय जरा सी असावधानी करी, हमने इमोशंस ठीक से नहीं डाले, हमने संवाद ठीक से नहीं डाले, तो क्या होगा, जो चरमोत्कर्ष का प्रभाव होगा वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगा। इसलिए इसको लिखते समय बहुत सावधानी हमें बरतनी चाहिए। अब क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ गया, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। अब हमारे पास 3 चीजें हैं जिन पर हमको टिप्पणी करनी है। क्या है, पहला है फोटो पत्रकारिता, दूसरा है कार्टून कोना और तीसरा है रेखांकन या कार्टोग्राफ। ये 3 चीजें क्या होती हैं, इस पे हमें टिप्पणी करनी है। देखिए पहला है हमारा फोटो पत्रकारिता। पत्रकारिता के अंतर्गत आजकल फोटो का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है। वास्तव में फोटो के माध्यम से कई बातों को एक साथ कह दिया जाता है। फोटो टिप्पणियों का प्रभाव भी अधिक व्यापक पड़ता है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, हम किसी भी अगर समाचार को या कोई भी टिप्पणी लिख रहे हैं तो उसके साथ अगर हम फोटो छाप देते हैं तो लोग उसे ज्यादा इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं। तो फोटो पत्रकारिता वही कहलाती है जहां पर खबरों के साथ फोटो छपी होती है। फिर दूसरा है कार्टून कोना। समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले कार्टून हस्ताक्षरित संपादकीय होते हैं। कार्टून जनसामान्य की भावनाओं को व्यक्त करने का सीधा तरीका है जिसका पाठकों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आप न्यूज़पेपर में हमेशा देखते होंगे नीचे कोने में, खास तौर से लेफ्ट हैंड साइड नीचे में एक कार्टून बनी रहेगी, उस पर एकदम कभी कभी जो हॉट मुद्दे चल रहे होते हैं उस पर कटाक्ष किया जाता है, उस पर व्यंग किया जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कार्टून कोना। तो इसमें क्या है, जो भी हमारा उस समय प्रचलित खबर होती है, जो टॉपिक्स उस समय होता है, उसी पर जो है व्यंग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं रेखांकन या कार्टोग्राफ। रेखांकन समाचारों को रोचक बनाते हैं। कार्टोग्राफी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का ग्राफ या रेखांकन के माध्यम से ये स्पष्ट किया जाता है। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़ों तक में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्टोग्राफी का प्रयोग समाचार पत्रों के अतिरिक्त टेलीविजन में भी होता है। अब ये कार्टोग्राफ हम आपको बता दें, ऐसे आपने रिसेंटली कोरोना के टाइम में इस कार्टोग्राफ को टीवी पर बहुत देखा होगा। कभी वो सर्कल बनाकर इस एरिया में ज़्यादा कोरोना है, इस एरिया में ज़्यादा कोरोना है, यहाँ कम प्रभाव है, इस तरीके से बनाते हैं। कभी ग्राफ में यहाँ पे लोगों की मृत्यु ज़्यादा हुई, यहाँ कम हुआ, इस तरीके से ग्राफ को बनाकर वो प्रदर्शित करते थे। तो जहाँ पर समाचार इस तरीके से, समाचार में कोई आंकड़े हों, कुछ हो, उन्हें हम ग्राफ के जरिए प्रस्तुत करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कार्टोग्राफ कहलाता है या रेखांकन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10।
10 में क्या दिया गया, निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। अब हमारे पास 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्नों में से हमें कितने, सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं, उत्तर हमें 60 शब्दों में देने हैं। तो ये होगा हमारा 2 मार्क्स का एक प्रश्न रहेगा। तो ध्यान देते हैं। चलिए, सबसे पहला है हमारे पास में, इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। अब हमारे पास काव्य खंड से प्रश्न है। अब हमारे पास में एक जो है काव्यांश दिया गया है, इसका काव्य सौंदर्य लिखना है। क्या देखिए, हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। तो ये जो हमारे पास में ये काव्यांश आया है, ये दिशा हमारी जो कविता है उससे लिया गया है। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे के बाल मनोविज्ञान के अनुसार कवि ने बच्चे के अनुमान से दिए गए उत्तर को भी उसका यथार्थ मानकर उसे स्वीकार किया है। प्रस्तुत काव्यांश यह संदेश देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सोच सही लगती है। बालक का ध्यान अपनी पतंग की ओर केंद्रित था, इसलिए कवि द्वारा पूछी गई हिमालय की दिशा को उसने उधर ही बताया। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि हमारा ध्यान जिधर होता है हम उसी को इंडिकेट कर कर हम अपना उत्तर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही बाल मनोविज्ञान, बच्चा क्या है, उसका ध्यान पतंग पर केंद्रित था, तो उसने उत्तर भी वैसे दिया। तो ये हो गया हमारा भाव्य सौंदर्य, ठीक है। अब हम आते हैं अपने काव्य सौंदर्य पे। इस काव्यांश की भाषा सरल, सहज और सपाट है। आकार में कविता लघु है, कविता छोटी है, किंतु अर्थ में गंभीर है। जो इसका अर्थ बताया जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर बताया गया है। छंद विहीन है, इसमें हमने देखा किसी भी तरह के छंद का इस्तेमाल किया ही नहीं गया है। अलंकारों का स्थान नहीं है, या किसी भी तरह के अलंकार नहीं, सीधी सपाट भाषा को ही कविता में बदला गया है। शैली प्रयोगवादी है, मतलब यहाँ पर ऐसी शैली का इस्तेमाल किया गया है जो आपको आकर्षित करे। ये सिर्फ एक प्रयोग के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। तो ये हो गया हमारा काव्य सौंदर्य। हमने भाव्य सौंदर्य भी कर दिया और हमारा काव्य सौंदर्य, दोनों ही हमारा यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हमारे पास जो है पंक्ति है पहली, नत नयनों से आलोक उतर। अब नत नयनों से आलोक उतर, ये पंक्ति किससे ली गई है, सरोज स्मृति कविता से ली गई है। अब इसका भाव हमें बताना है, इसका अर्थ क्या है, क्या चीज होती है। तो क्या है, विवाह के समय नव वधू के रूप को में सुसज्जित सरोज सुंदर तथा आकर्षक प्रतीत हो रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी वो। लज्जा के कारण उसके झुके हुए नेत्रों से भी एक दिव्य प्रकाश आलोकित हो रहा था। दुल्हन जो होती है वो शर्माती हुई होती है, तो उसकी आंखें क्या है, वो झुकी रहती हैं, लेकिन उस झुकी आंखों में भी बहुत ही सुंदरता प्रतीत होती है, बहुत ही रोशनी, बहुत ही सब कुछ, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है उसका रूप सौंदर्य। ऐसा लगता है मानो दाम्पत्य जीवन की भावी सुखद कल्पनाओं की ज्योति उसके नैनों में जगमगा रही है। मतलब उसका जो आने वाला दाम्पत्य जीवन है वो उसको सोच सोच कर शर्मा रही है और वो बहुत उस चीज के आनंद में डूबी हुई है। अब हमारे पास तीसरा प्रश्न है, 3 थे ना, 3 में से 2 करने थे। तीसरा क्या है, फागुन मास में जायसी की विहरणी नायिका की वेदना अनुभूति का वर्णन कीजिए। अब फागुन मास में क्या था, फागुन मास में होलिका आती है। अब उस समय जब सभी होली के त्योहार में मगन है, फाग गा रहे हैं, सब रंग खेल रहे हैं, लेकिन जो हमारी विहरणी नायिका है नागमती, वो बहुत ही ज़्यादा दुखित है। क्यों? क्योंकि उसका पति नहीं है, तो वो होली के लिए भी उसको वो सभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसका बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। अब उसको आपको यहाँ पर बताना है, वो क्या महसूस कर रही है वो आपको यहाँ बताना है। क्या है, फागुन के महीने में हवा के झोंकों में ठंड में अत्यधिक वृद्धि होती है। इस समय ठंड को सहना कठिन है। नागमती कहती है कि मेरा शरीर पत्ते के समान पीला पड़ गया तथा विरह तो जैसे हवा का झोंका बन गई, संभव है वह मुझे समाप्त कर दे। वन में खड़े पलाश के पत्ते झड़ कर गिर रहे हैं, क्योंकि फागुन मास में होलिका से पहले क्या पतझड़ का मौसम आ जाता है, पत्ते गिर जाते पीले होके, तथा शाखाओं में फूल लग रहे हैं। सभी वनस्पतियों में उल्लास का संचार हुआ है। इसके विपरीत मेरा दुख तो और भी बढ़ गया है। सब लोग फाग में आनंदित हो रहे हैं। फाग मतलब होली के दौरान गाए जाने वाले गीतों को फाग कहते हैं, किंतु मेरे हृदय में होली की आग जल रही है। अब होलिका दहन होता है, आग जलती है, लेकिन नागमती क्या कह रही है, मेरे हृदय में वो आग जल रही है।
यदि मेरे स्वामी मुझे इस अवस्था में देखते तो मुझे अपने जलने पर क्रोध नहीं आता, क्योंकि वे यह तो देख लेते कि मैं उनके विरह में कितनी वेदना सह रही हूँ। अगर वो देख लेते तो कम से कम मेरी इस विरह वेदना को उन्होंने देख लिया, यही चीज मैं देखकर संतुष्ट हो जाती। नागमती कहती है कि दिन रात मेरे मन में यही इच्छा है कि अपने स्वामी की सेवा में लगी रहूं। नागमती की आकांक्षा है कि वह अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दे और फिर पवन से कहे, मेरे इस भस्म को उन रास्तों पर उड़ा ले जाना जिनसे होकर मेरे स्वामी के चरण आगे बढ़े। अर्थात नागमती अपने स्वामी के चरणों में अपने जीवन को सफल मानती है। तो यहाँ पर नागमती का फागुन मास में जहाँ चारों तरफ उल्लास है, प्रकृति बहुत सुखद है, तो मगर नागमती विरह से तड़प रही और अंत में कहती है, ये विरह वेदना मुझे जला दे और जलने के बाद जो राख है वो उन रास्तों पे जाके राख बिखेर दे जहां से मेरे पति के कदम पड़ने वाले हैं। कम से कम वो इसी बहाने तो मुझे स्पर्श करेंगे। तो यहाँ पर वो अपने जीवन को अपने पति के चरणों में ही सफल मानती हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। अब हमारे पास दो जो हैं दिए गए हैं काव्यांश। अब इनमें से किसी एक का हमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो ये हमारा रहेगा 6 मार्क्स का। तो देखिए सबसे पहले ये आया, कुसुमति कानन हेरि कमल मुखी मूदि रहे दुह नायन, कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनि कर ही झापन कान, माधव सुन सुन वचन हमारा तुए गुण सुंदर अति भेल दूबही गुनगुनी प्रेम तुहारा। तो यहाँ पर विद्यापति जी के जो पद दिए गए हैं इसमें क्या बताया गया है कि किस तरीके से जो है वो जो नायिका है वो बहुत दुखित है और उस प्रकृति का जो जितना भी परिवर्तन है उनको, जैसे यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, भंवरे और कौवे का कलरव अच्छा नहीं लगता है उनको, और इन सब को जैसे ही वो सुनती हैं हाथ जो है कान में लगा लेती हैं ताकि इनकी वजह से उनकी विरह वेदना बढ़ ना जाए। ये सभी कुछ यहाँ पर बताया गया है। धरनी धरी धरी कत बेहि बरसई पुनित है उठित न पाए, मतलब वो इतनी कमजोर हो गई है कि एक बार अगर बैठ जाती हैं पृथ्वी पर तो दोबारा उठ नहीं पाती। कातर दीठ करी चौदसी हेरी हेरी नयन गए जलधारा, उनका शरीर भी कैसे घट रहा है, 14 के चांद के समान उनका शरीर घटता चला जा रहा है। तो बिरा दिन छन छन तनु छिन 14 चांद समाना, भई विद्यापति सभई नरपति लक्ष्म्य देव रमाना। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि विद्यापति जी कि किस तरीके से नायिका के शरीर का शरण हो रहा है, उनका कमजोर होता हुआ शरीर है, उन्होंने ये बताया है। अब देखिए इसका जो है सप्रसंग व्याख्या। सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। मैथिल कोकिल कवि ई विद्यापति की पदावली से उद्धत प्रस्तुत काव्यांश पाठ पुस्तक अंतरा भाग 2 के पद शीर्षक कविता के रूप में संकलित है। अब ये पद कहाँ से लिया गया हमने ये बता दिया। अब इसके बाद आते हैं हमारा प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने नायिका के विरह से उत्पन्न दुखद स्थिति का वर्णन किया है। वो विरह में है अपने नायक से और उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, इसका वर्णन वो कर रहे हैं। क्या है देखिए, कवि नायिका राधा की विरहावस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका विरह के आवेग को सहन नहीं कर पा रही है, इतना ज्यादा विरह है कि उसको सहन नहीं कर पा रही है। वह पुष्पों से लदे बाग को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, क्योंकि पुष्पित बागों को देखकर उनका दुख बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा फूल हैं, सब आकर्षण है, तो वो जब देखती हैं तो उन्हें क्या होता है, अपने प्रिय की ज़्यादा याद आने लगती है, क्योंकि उसी जगह सब उन्होंने रास रचाया था। अब वो नहीं है तो उनका दुख बढ़ जाता है, इसलिए जब वो सब देखती है तो अपनी आंख बंद कर लेती है कि हम देखेंगे नहीं तो हमारा दुख नहीं बढ़ेगा। कोयल की मधुर वाणी भंवरों के कलरव से उनका हृदय दुख से भर जाता है और वह अपने दोनों कान बंद कर लेती हैं। और जब उस जगह सब कोयल कूकती है, भौरव गुनगुन करते हैं, तो क्या करती है, वो अपने कानों को बंद कर लेती हैं, क्योंकि ये सब आवाजें उनको तकलीफ बढ़ाती है, उनकी विरह वेदना को बढ़ा देती हैं। कवि कृष्ण को संबोधित करता हुआ कहता है, हे कृष्ण तुम मेरी बात सुनो। वह सुंदरी राधा जब तुम्हारे गुण अथवा सुंदरता का बखान किसी को सुनाती है या स्मरण में लाती है तो उसकी व्यग्रता अधिक विस्तृत हो जाती है, तुम्हारी प्रेम भावना उसे अधिक व्यग्र बना देती है। यानी कि जब वो तुम्हारे बारे में किसी दूसरे से बात करती है तो उनकी वो प्रेम जो विरह अग्नि है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
राधा के दैन्य भाव का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि राधा इतनी दुर्बल हो गई हैं कि वह चल नहीं पाती हैं। वह चलते चलते जमीन पर बैठ जाती है। वह असहाय तथा दीन दृष्टि से चारों ओर देख रही होती है। उनकी आंखों में आंसुओं का बहना बंद ही नहीं होता है। कृष्ण के विरह में नायिका पूर्णिमा के पूर्ण चांद से घटते घटते चतुर्दशी का लुप्त प्राय चांद हो जा रही हैं। मतलब उनका शरीर जो है वो घटता हुआ चला जा रहा है। जैसे पूर्णमासी से चांद घटता घटता आता है ना, उसी तरीके से उनका शरीर भी घटता हुआ चला जा रहा है। कवि विद्यापति यह पद रानी लक्ष्मी देवी और अपने आश्रयदाता राजा शिव सिंह को समर्पित करते हुए कहते हैं, नरपति शिव सिंह अपनी रानी लक्ष्मी देवी के साथ रमण करते हैं। क्योंकि विद्यापति जी उन्हीं के दरबार में थे, तो आखिर में वो उनका नाम सिर्फ इसलिए लेते हैं कि उनकी ख्याति का वर्णन कर सकें। तो ये चीज़ बताते हैं कि वो जो आश्रयदाता हैं हमारे शिव सिंह, वो अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी के साथ में रहते हैं। तो ये हमारा हो गया संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। अब अथवा करके दो काव्यांश थे। पहला काव्यांश हमने कर लिया। अब दूसरा काव्यांश देखिए क्या है। इस शहर में बसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा और मडुवाडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियां। आदमी दशवमेव मेद पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठता है। भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। तो ये काव्यांश हमसे किससे लिखा गया है? बसंत आया से। अब देखिए, पहले हम संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, देन व्याख्या करेंगे। क्या है सबसे पहले? प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के संकलित बनारस शीर्षक कविता से उद्धत है। सॉरी, हमने बोला बसंत आया, ये किससे? बनारस में किस तरीके से बसंत आता है ये उस पर बताया गया है। ये कविता समकालीन कविता के प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है। क्या है प्रसंग? इस काव्यांश में बनारस शहर में बसंत के आगमन का प्राचीन तथा आधुनिक रूपों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ वर्णन किया गया है। तो किसके साथ किया है कि बनारस में जब बसंत आता है तो किस तरीके से मौसम, वहाँ के लोगों का, वहाँ के पूरी क्या कहते हैं स्थिति का क्या परिदृश्य होता है, ये चीज़ उन्होंने बताई है। अब इसकी व्याख्या करेंगे। क्या है? कवि बनारस की आध्यात्मिकता तथा लौकिक स्थिति का चित्रण करते हुए कहते हैं, देखिए बनारस एकदम आध्यात्मिक शहर है, तो वहाँ की स्थिति को वर्णन करते हुए कहते हैं, यहाँ बसंत का आगमन अचानक होता है। ये लहर तारा या मडुवाडीह, ये मोहल्लों का नाम है, की तरफ से धूल के बवंडर के रूप में आकर इस प्राचीन तथा महान नगर को अपने आगोश में ले लेता है। अब क्या होता है, जब बसंत आता है ना तो ठंड कम हो जाती है और क्या होता है, हवा ज़्यादा तेज हो जाती है। उस कंडीशन में धूल बहुत चलनी, क्योंकि शुष्कता होती है मौसम में, क्योंकि ठंड गई है तो शुष्कता होती है, तो जब हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। लहर तारा तथा मडुवाडीह दो भिन्न ध्रुवांत हैं। लहर तारा कबीर के जन्म की कथा से जुड़ा है, तो मडुवाडीह में वेश्याओं की बस्ती है। तो अब देखिए दो अलग अलग है, जहाँ एक तरफ आध्यात्मिक चीज़ें हैं, हमारे कवि हैं, तो दूसरी तरफ एक वेश्यावृत्ति वाला मोहल्ला है। दो अलग अलग प्रवृत्तियों को बताया है। इन दो प्रकार की प्रवृत्तियों के बीच बनारस की संस्कृति का उद्भव हुआ है, जो भौतिकता और अध्यात्म का अनोखा संगम है। कवि कहता है कि बसंत के आगमन के साथ ही शहर में हलचल शुरू हो जाती है। पूरे वातावरण में बसंत के कारण परिवर्तन दिखने लगता है। सब में जीवन का अंकुर सा फूटने लगता है। दशवमेव घाट पर जब व्यक्ति जाता है तो उसे वहां के निष्ठुर अंतिम पत्थर में भी बसंत की कोमलता का आभास होता है। यानी कि वहाँ के पत्थरों तक में बसंत का जो आभास, मतलब हम लोग जैसे बसंत की फील करते हैं, उसी तरीके से हर एक चीज़ में हमें वहाँ बसंत का आगमन दिखाई देने लगता है।
घाट पर बैठे भिखारियों में भी बसंत आशा का संचार कर देता है। उनके खाली कटोरों के भरने की उम्मीद से लगता है जैसे कटोरों में बसंत रूपी मुद्रा उतर आई है। अब मतलब जब बसंत आता है तो लोग क्या होते हैं, वहाँ उस टाइम से पूजा पाठ ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है, तो लोग क्या है घाट पर आने लगेंगे। घाट पर आएंगे तो जो भिखारी होंगे उन लोगों को भीख मिलेगी, धन मिलेगा। तो इसलिए उनके कटोरों में भी बसंत उतर आने का तात्पर्य क्या है, अब उनको भीख प्राप्त होगी। तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से व्याख्या। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। क्या दिया है, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। अब हमारे पास में हमारी बुक अंतरा के जो है गद्य खंड से प्रश्न पूछे गए हैं। 3 प्रश्न पूछे गए हैं, हमें 2 प्रश्न करने हैं, 40 शब्दों में करने हैं। एक प्रश्न हमारा 2 मार्क्स का रहेगा। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको हम। पहला है, भक्तों को दोनों के दुगने भाव पर मिलने पर कोई आपत्ति क्यों नहीं थी। तो अब ये क्या हमारा चैप्टर है, कौन सा, दूसरा देवदास। जब हर की पौड़ी में क्या होता है, भक्त आते हैं तो वहां पर जो दोने होते हैं जो नदी में डाले जाते हैं वो दुगने दाम पर मिल रहे हैं, लेकिन लोग उस पर भी आपत्ति नहीं दिखाते। जो दाम मिल रहा है उसी दाम पर वो उसको खरीद लेते हैं। अब उन्हें आपत्ति क्यों नहीं है, पहली बात है कि वो अध्यात्म के लिए आए हैं, इसलिए किसी तरह का बार्गेनिंग नहीं करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिखोगे। देखिए क्या है, हर की पौड़ी पर शाम को गंगा आरती के समय फूलों के दोने 1-1 रुपए की बजाय 2-2 रुपए में मिल रहे होते हैं। अब उस समय गंगा आरती का समय बहुत ही पवित्र माना जाता है, परंतु भक्तों को इससे कोई शिकायत नहीं है और ना ही वे नाराज है। वह गंगा को पावन और मोक्षदायिनी मानते हुए उसके प्रति विशेष लगाव व आस्था का भाव रखते हैं। इसके साथ ही वे गंगा जी से बड़ी बड़ी मनोकामनाएं मांगने आते हैं। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उन्हें 1 रुपए की जगह 2 रुपए के दोने खरीदने में कोई आपत्ति नहीं लगती है। इसीलिए भक्तजन बिना शिकायत के दोनों को दुगने भाव पर भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं। तो मतलब क्या है, हम अपनी आस्था के लिए आए हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए आए, तो अगर हमको वहाँ ज़्यादा पैसों में मिल रहा है तो भी हम बिना किसी बहस के, आर्गुमेंट के, बार्गेन के उस चीज़ को ले लेते हैं और अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटज, कुटनी शब्दों का विश्लेषण कर अपनी आपसी संबंध स्थापित कीजिए। उसमें आपसी संबंध हमें स्थापित करना है। अब ये कुटज चैप्टर से लिया गया है। अब कुटज को कई नाम से बताया गया है, कुटज, कुटनी। तो अब ये चीज आपको बतानी है कि इसमें इन तीनों में आपसी में संबंध क्या है। तो देखिए क्या है, कुट घड़े को कहते हैं। कुट का अर्थ घर भी होता है। घड़े से उत्पन्न होने वाले को कुटज कहलाता है। घड़े से उत्पन्न होने के कारण अगस्त मुनि को कुटज कहा गया है। तो अब कुट का मतलब क्या है और कुटज क्या होता है हमने जान लिया। दासी के पुत्र को भी कुटज कहा जाता है। संस्कृत में कुटहारिका या कुटकारिका का अर्थ दासी होता है। ठीक है, कुटहारिका या कुटकारिका का अर्थ दासी होता है। कुटिया या कुटीर शब्द का अर्थ घर होता है। घर में काम करने वाली दासी कभी कभी कुटनी भी कही जाती है। इस प्रकार कुटज और कुटनी शब्दों में आपसी संबंध है। ये तीनों शब्द एक ही मूल शब्द कुट से उत्पन्न हैं। तो देखिए, कुटनी, कुटज, कुटहारिका, कुटकारिका, ये सभी क्या, एक ही मूल शब्द कुट से उत्पन्न होने के कारण आपस में संबंधित है। सबके अर्थ अलग अलग है, लेकिन कुट शब्द जो है वो मूल है, इसलिए ये आपस में संबंधित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगरौली की ऐतिहासिकता के बारे में आप क्या जानते हैं। अब हमें यहाँ पर सिंगरौली के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने का चैप्टर था जहाँ कोई वापसी नहीं पे पढ़ा था, जहाँ अमजर गांव के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। तो उसी से हम लिया गया। सिंगरौली की ऐतिहासिकता क्या रही है वो बतानी है। देखिए, सिंगरौली में वर्ष 1926 से पहले खैरवार जाति के आदिवासी राजा शासन किया करते थे, लेकिन बाद में इस क्षेत्र का आधा हिस्सा, जिसमें उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के खंड शामिल थे, रीवा राज्य के भीतर शामिल कर लिया गया। 20 साल पहले तक यह सारा क्षेत्र विंध्याचल और कैमूर के पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था, जहां पर अधिकांश रूप में कत्था, महुआ, बांस और शीशम के पेड़ उगते थे। एक पुरानी दंत कथा के अनुसार सिंगरौली का नाम श्रृंगावली पर्वतमाला से निकला है, जो पूर्व पश्चिम में फैली है। तो ये इसकी जो है ऐतिहासिक कहानी आप बोल सकते हैं वो है कि मतलब पहले कौन राज्य करता था, इसका एरिया क्या होता है, ये सभी कुछ हमने इसमें जान लिया।
अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 में। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब हमारी अंतरा बुक से जो है गद्य खंड के किसी भी एक पाठ से एक गद्यांश यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, उसे हमें पढ़ना है और उसका संदर्भ प्रसंग सहित हमें व्याख्या करनी है, और ये हमारा रहेगा 6 मार्क्स का। तो चलिए पहले देखते हैं कौन सा ये हमारा गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है। आरती से पहले स्नान, हर हर बहता गंगा जल, निर्मल नीला निष्पाप, औरतें डुबकी लगा रही हैं। बस उन्होंने तट पर लगे कुंडों में बंधी जंजीरें पकड़ रखी हैं। पास ही कोई न कोई पंडा जजमानों के कपड़ों लत्तों की सुरक्षा कर रहा है। हर एक के पास चंदन और सिंदूर की कटोरी है। मर्दों के माथे पर चंदन तिलक और औरतों के माथे पर सिंदूर का टीका लगा देते हैं पंडे। कहीं कोई दादी बाबा पहला पोता होने की खुशी में आरती करवा रहे हैं, कहीं कोई नई बहू आने की खुशी में। अभी पूरा अंधेरा नहीं घिरा है, गोधुली बेला है। तो ये हमने गद्यांश पढ़ लिया। ये हमारा चैप्टर जो आ रहा है ये हर की पौड़ी से लिया गया है, और ये दूसरा देवदास का चैप्टर है से गद्यांश से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले संदर्भ करेंगे, प्रसंग करेंगे, देन इसका व्याख्या करेंगे। क्या है? प्रस्तुत गद्यांश पाठ पुस्तक अंतरा भाग 2 के संकलित पाठ दूसरा देवदास से अवतरित है। यह कहानी सुप्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया द्वारा रचित है। तो हमेशा जब भी संदर्भ आप करोगे, ये पाठ कौन सा है, कहाँ से लिया गया है, किसके द्वारा रचित है, ये सब चीजें हम संदर्भ में डाल देते हैं। फिर आता है हमारे पास प्रसंग। प्रसंग में क्या है? जो भी इसका भाव है उसे हमें खाली 2 या 1 लाइन में बताना है। प्रस्तुत गद्यांश में हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा आरती तथा गंगा स्नान से जुड़ी आध्यात्मिकता तथा रूढ़ी को लेखिका एक साथ स्पष्ट करती हैं। ये सारी चीजें उन्होंने बताई है कि क्या चीजें लोग वहां कर रहे हैं, इससे जुड़ी रूढ़ी क्या है और लोगों की आस्था क्या है। व्याख्या देखिए क्या है। संध्या के समय आरती में भाग लेने के लिए श्रद्धालु हरिद्वार के गंगा तट पर आकर आरती से पहले स्वच्छ निर्मल पाप रहित होते हैं। अर्थात गंगा में नहा लिया तो वो साफ हो गए एकदम और पाप रहित हो जाते हैं गंगा आरती में भाग लेने से पहले। औरतें गंगा स्नान के द्वारा अपने तन मन को पवित्र करने के लिए श्रद्धा एवं भक्ति से उसमें डुबकी लगा रही हैं। जल का प्रवाह तीव्र था अतः स्नान करने से पहले जंजीरों का सहारा लेते हैं। वहां पे अगर आप लोग हरिद्वार गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां जंजीरें बंधी हैं। जो लोग वहां जाते हैं वो जंजीरें पकड़ कर, कि नहीं तो उसका प्रभाव इतना तेज होता है कि लोग उसमें बह जाते हैं, तो सहारा लेते हैं। स्नानार्थियों के कपड़े आदि सामान की रक्षा उनके पुरोहित करते हैं। उनके पास चंदन और सिंदूर की कटोरियां हैं जिससे वे स्नान के उपरांत पुरुषों के माथे पर चंदन और स्त्रियों के माथे पर सिंदूर लगाते हैं तथा पूजा अर्चना करवाने के लिए मंत्रों का पाठ करते हैं। तो पूरा पद्यांश हम बोलेंगे, गद्यांश जो है वो हमें इजी भाषा में लिखना है। श्रद्धालुओं की पूजा करवाने के अलग अलग कारण है। कहीं दादा दादी अपने पोते होने की खुशी में आरती करवाते हैं तो कहीं बहू के परिवार के आगमन पर। यह सब गोधुली बेला है, यानी कि शाम के समय। गोधुली बेला क्यों बोली जाती है हम आपको बता दें। शाम के समय का जब जितने भी ढोर ढंगर है, यानी कि गाय सभी जो पशु जब अपने चरने के बाद वापस घर लौटते हैं गाँव के समय, तो उनके पैरों से जो धूल उठती है उससे जो है ना चारों तरफ धूल हो जाती है। तो इसीलिए इसको गोधुली, यानी कि गायों के पैरों से उड़ी हुई धूल होती है, इसीलिए क्या नाम पड़ गया? गोधुली बेला पड़ गया। में गोधुली बेला में चलता रहता है। थोड़ा थोड़ा उजाला है अतः अंधकार पूरी तरह से नहीं फैला है। मतलब एकदम शाम का समय है, अंधेरा नहीं हुआ है, उजाला है। लेखिका मानती है कि अभी पूरा अंधेरा नहीं घिरा है, अर्थात लोगों के मन में तीर्थों के प्रति पूर्ण रूप से अलगाव वृत्ति नहीं हुई है। मतलब लोग अभी भी तीर्थों पर आस्था रखते हैं। वे आज भी अपनी आस्था के साथ ऐसी जगहों में आते हैं। आरती के माध्यम से वे ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इतना सब कुछ प्रदान किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हो गया हमारा व्याख्या। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 14 पे। ये हमारे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, तो ये हमारा किससे लिया गया है? हमारी पूरक पुस्तिका यानी कि अंतराल से लिया गया है। इन चैप्टर्स में से हमारे सामने कितने 2 प्रश्न रखे गए हैं, हमें सिर्फ 1 प्रश्न करना है। क्या है? चलिए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर 60 शब्दों में दीजिए। एक प्रश्न हमारा कितने मार्क्स का रहेगा? 3 मार्क्स का। तो 2 प्रश्न रखे गए, दोनों में से 1 प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी में आग किसने और क्यों लगाई? झोपड़ी जलने के बाद सूरदास की मनोदशा पर टिप्पणी कीजिए। तो किसने लगाई थी? वो लगाई थी भैरव ने।
भैरव को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी क्योंकि सुभागी जो है उसके घर पे भाग के गई थी और सूरदास ने उसको अपने घर पे रखा था। इस बात से भैरव बहुत नाराज़ था और इसीलिए उसने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी थी। तो जब पहले आग लगती है तो सूरदास बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहता है, लेकिन बाद में उसे समझ में आता है कोई लाख जलाए हम बार बार उस झोपड़ी को बना लेंगे, ये चीज़ उसके अंदर आती है। तो इसी चीज़ को आपको यहाँ बताना है। देखिए कैसे है। सूरदास की झोपड़ी में आग भैरव ने लगाई थी क्योंकि वह सूरदास को सबक सिखाना चाहता था। भैरव तथा उसकी पत्नी सुभागी में झगड़ा होने पर सुभागी सूरदास की झोपड़ी में छिप गई। भैरव ने वहां पहुंचकर उसकी पिटाई करनी चाहिए तो सूरदास के बीच बिचाव के कारण वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। इस बात पर भैरव ने सूरदास के चरित्र पर प्रश्न उठाया और सारे गांव में सुभागी और सूरदास के बीच संबंध की चर्चा होने लगी। इस घटना के बाद भैरव स्वयं को अपमानित महसूस करने लगा। वह सूरदास से बदला लेने के लिए उसे तड़पता और रोता हुआ देखना चाहता है। अतः उसने सूरदास को परेशान करने के लिए उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। तो अब उसने झोपड़ी में आग किसने लगाई और क्यों लगाई ये हमने बता दिया। फिर क्या है, झोपड़ी जलने के बाद सूरदास की मनोदशा क्या थी ये बताना है। तो मनोदशा क्या है, झोपड़ी जलने के बाद सूरदास उसमें रखे अपने पैसों की पोटली ढूंढता है, परंतु उसे राख में कहीं कुछ नहीं मिलता। तब वह निराश होकर वहीं राख पर बैठकर रोने लगता है। तभी उसे घीसू की यह आवाज सुनाई दी कि खेल में रोते हो। घीसू की इस बात से सूरदास के जीवन का मर्म समझ में आया। भाई जीवन भी क्या है, खेल है, उसमें अगर हमें निराशा हो रही है तो हम बैठकर रोएंगे, हार मान लेंगे। मर्म समझ आ जाता है कि जीवन एक खेल ही तो है। जो सच्चे खिलाड़ी होते हैं वह हार जीत की परवाह ना कर खेल के अंत तक मैदान में डटे रहते हैं। तो इस समय हार हुई थी सूरदास की, लेकिन ये नहीं था मतलब कि हार के बैठ के रोने लगो, ठीक है आगे फिर हम कदम बढ़ाएंगे, फिर हम उतने पैसे इकट्ठा कर लेंगे। हिम्मत नहीं हारते। फिर खेल में रोना कैसा, खेल तो हंसने और दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। घीसू के कथन को सुनकर सूरदास की मनोदशा अचानक बदल जाती है। अब वह आशा और विश्वास से भरकर झोपड़ी के पुनर्निर्माण की बात सोचता है और विजय भाव के साथ दोनों हाथों से राख के ढेर को उड़ाने लगता है। तो किस तरीके से उसके मनोदशा पहले क्या रहती है और फिर जब वो घीसू की बात सुन लेता है तो वो फिर जो है उत्साहित हो जाता है कि फिर से वो अपनी झोपड़ी बनाएगा, फिर से उन पैसों को एकत्र करेगा। इस भाव के साथ क्या है, वो राख को उड़ाने लगता है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ऐसी कौन सी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा मिलता है। तो विस्कोहर की माटी से ये प्रश्न लिया गया है कि कौन सी ऐसी चीज थी जिसे उन्हें मृत्यु से जुड़ी हुई चीज लगती है। क्या था, लेखक ने 10 वर्ष की आयु में विस्कोहर में एक रिश्तेदार के यहाँ एक सुंदर औरत को देखा। वह उस औरत के सौंदर्य के प्रति पूरी तरह से आसक्त हो गए। उनकी आयु में 10 वर्ष का अंतराल था, मतलब उस स्त्री और हमारे लेखक में 10 वर्ष का अंतराल था। लेखक को वह औरत ही नहीं बल्कि जूही की लता और चांदनी का रूप भी लगी थी। उसके बाद उनके लिए लेखक अग प्रकृति की सजीव नारी बन गई। मतलब वही क्या हुई, वो प्रकृति और नारी जो है वो एक सजीव वस्तु उनको लगने लगी। उसे वह औरत जूही की ऐसी लता लगी जिसमें फूलों की खुशबू आ रही हो। सौंदर्य क्या होता है, उसकी परिणति क्या होती है, जीवन की सार्थकता क्या होती है, यह सब उसके संदर्भ में सुना, समझा और सीखा। कई बार मिलने के बाद बहुत हिम्मत बांधकर लेखक ने उस औरत से कहा, जो तुम्हें पा जाएगा वह जरूर ही पागल हो जाएगा। वह उसे प्राप्त करके भी प्राप्त नहीं कर सका। तो लेखक क्या थे, उसे प्राप्त करके भी प्राप्त नहीं कर पाए थे। उसके पास केवल उनकी स्मृतियां हैं। उसे ऐसा लगता है कि उस औरत ने सफेद साड़ी पहनी है, घने काले केश सवरे हैं, परंतु उनके नेत्रों में ना जाने कैसी आर्द्रता व्यथा है। वह फिर इंतजार करती है। लेखक के लिए आज भी वह हर सुख दुख से जुड़ने में सेतु की तरह काम आती है। उस औरत का यही आकर्षण, सौंदर्य और उसकी स्मृतियां लेखक को अजीब मृत्यु का बोध कराती है। मतलब हम बोलेंगे ना, पहला प्यार था, पहला आकर्षण था, पहला प्यार था। बहुत सब कुछ उन्होंने अपने जीवन का उस औरत से जोड़ दिया, वो उनको मिली नहीं, लेकिन आज भी वो उनकी स्मृतियों में है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो उनको मृत्यु का बोध करा रही है। एक तो उनका विरह है,
उस चीज़ को याद करके वो तड़पते हैं, और दूसरा उसकी यादें ये हैं कि उन्हें मृत्यु पर्यंत तक याद रहेंगी वो। तो इसीलिए वो स्त्री जो है वो की उसकी जो स्मृतियां हैं वो उन्हें क्या है, अजीब मृत्यु का बोध कराती हैं। अजीब मृत्यु का बोध मतलब ऐसी मृत्यु जो होकर भी ना हो, अर्थात बिछुड़ जाने से उनको एक मृत्यु का बोध हुआ लेकिन एक्चुअल में तो उसकी मृत्यु नहीं हुई, इसलिए ये अजीब मृत्यु का बोध करा रही है। तो इस तरीके से ये प्रश्न पत्र हमारा यहाँ पूरा समाप्त हुआ। हमने फटाफट यहाँ पर कर लिया। ऐसे अभी और भी सैंपल पेपर हैं, रेडी रहिएगा, आगे मैं लेकर आती रहूँगी इनको करने के लिए, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे यकीन मानिए हमारे लिए हर एक चीज़ उतना आसान होती चली जाएगी। क्वेश्चंस बहुत घुमा फिरा कर हमसे पूछे जाते हैं, तो जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो मैग्नेट ब्रेन्स जो है अभी तक आपको 100% फ्री एजुकेशन देता आया, आगे भी देता रहेगा, लेकिन हम तब भी चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई और ज़्यादा अच्छी हो, आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसीलिए अब हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। अच्छा, सारे सब्जेक्ट्स के लिए हमने दे दिया, लेकिन अभी भी हमने इसको थोड़ा सा और आपके लिए आसान बना रहे हैं। कैसे बना रहे? अब हर सब्जेक्ट को हमने इसमें अलग अलग कैटेगरीज की बुक रेडी करी। जैसे कि हम अभी क्या कर रहे हैं, हम सैम्पल पेपर कर रहे हैं ना, तो एक बुक आपके पास हमने प्रस्तुत कर दी है, सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक। इसी तरह हमने जैसे एनसीईआरटी सोल्यूशन किए थे, एक बुक हमारी एनसीईआरटी सोल्यूशन बुक हो गई। हमने एमसीक्यूज किए हैं सभी चैप्टर के, तो एक बुक हमारी एमसीक्यूज बुक हो गई। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी की बुक हमारे पास में है। अब आता है कि ये आपको मिले कैसे। इसको प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करिए, सबमिट करिए। हमारा एक टीम मेंबर जल्द ही आपसे इस बुक के लिए बात करेगा। तो बस बुक भी प्राप्त करके आप अच्छी से पढ़ाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने होंगी प्रत्यक्ष रूप में। तो इस तरीके से हम आपकी पढ़ाई के लिए जितनी भी फिक्र करते हैं उसमें हम चाहते हैं कि आप भी हमारा साथ देते रहें। तो बस आगे और वीडियो है, देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।